जब भी हम किसी सोसाइटी की बात करते हैं तो हम आइसोलेटेड होकर डिस्कस नहीं कर सकते। यूपीएससी में सोसाइटी एज अ टॉपिक इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। 30.4% क्वेश्चन सोसाइटी से पूछे जा रहे हैं, यानी लमसम 1/3 जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन सोसाइटी से पूछे जा रहे हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या करने वाले हो तो अथर्व आईएएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं वीडियो एक्सक्लूसिव फॉर बिगनर्स बेस्ड ऑन राइट माइंडसेट, राइट कॉन्सेप्ट एंड राइट स्ट्रैटेजीज। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें ये क्लैरिटी चाहिए कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमने सीरीज लाया है फॉरगेट रैंडम बुक्स, स्टार्ट विद दिस, जिसमें पार्ट 1 में हमने बात की थी हिस्ट्री बुक्स, पार्ट 2 ज्योग्राफी बुक्स, पार्ट 3 पॉलिटी बुक्स, पार्ट 4 इकोनॉमिक्स और आज पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी। जब भी हम किसी सोसाइटी की बात करते हैं तो हम आइसोलेटेड होकर डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज सोसाइटी नंबर ऑफ फैक्टर से बनता है। जैसे कि किसी भी सोसाइटी का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, उसी के साथ ही उसी सोसाइटी का अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है, और वो सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि उसका लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब वो कैसे गवर्न किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक सोसाइटी का अपना इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का भी इम्पैक्ट होता है। यानी जो लोग सहारा डेजर्ट में रह रहे हैं या जो लोग आर्टिक में रह रहे हैं, इन सब का अटायर, पहनने का, ड्रेसिंग स्टाइल, खाने का, कल्चर, कस्टम सब कुछ डिफरेंट होगा। इसी पर्सपेक्टिव में, यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के माध्यम से हमें इंडियन सोसाइटी को भी पढ़ना है और उसको एनालाइज करना है। यूपीएससी में सोसाइटी एज अ टॉपिक इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2013 में जीएस पेपर 1 मेंस में केवल 30 मार्क्स का पूछा गया था और अब 2023 में बढ़कर 90 मार्क्स हो गया है। यानी यूपीएससी अ मोर कंटेम्परेरी और एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है एग्जाम में पूछ रही है। अब जीएस पेपर 1 मेंस में हमने एक एनालिसिस किया है फ्रॉम 2013 टू 2024। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 में सोसाइटी 30.4% क्वेश्चन सोसाइटी से पूछे जा रहे हैं, यानी लमसम 1/3 जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन सोसाइटी से पूछे जा रहे हैं। अब हम सोसाइटी कि जब हम सब टॉपिक्स को अगर लें तो अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और एम्पावरमेंट से 46.5% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन 15.6%, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से 17.1%, पॉवर्टी, पॉपुलेशन और एम्पावरमेंट से अगर हम बात करें तो 20.9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये ब्रेकअप है सोसाइटी के जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, उसके सब टॉपिक्स का। और हमने जो ये एनालिसिस किया है ये किया है फ्रॉम ईयर 2013 टू 2024। अब सोसाइटी को समझने के लिए हम एक टॉपिक लेते हैं एज एन एग्जांपल और समझते हैं कि किस तरीके से हमें मल्टी डायमेंशनल तरीके से उसे एनालाइज करना है, समझना है। यूपीएससी में जब हम सोसाइटी एज अ टॉपिक पढ़ेंगे तो हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखेंगे, यानी किसी भी टॉपिक को उसके सोशल पर्सपेक्टिव, कल्चर पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, नेशनल पर्सपेक्टिव में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने इतिहास में पढ़ा है सोशल रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी, जिसमें 1829 में हमारे भारत में एक कानून आया, दैट इज अबोलिशन ऑफ सती, जिसमें भारत के तरफ से बहुत बड़ा रोल प्ले किया राजा राममोहन रॉय और ब्रिटिशर्स के तरफ से लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी इस कानून ने हमारे देश की महिलाओं को जीवन दान दिया। और इसी कानून को फर्दर अगर हम देखें तो 1856 में आई विडो रिमैरेज एक्ट, जिसमें भारत से ईश्वरचंद संत विद्यासागर और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड डलहौसी ने मिलकर काम किया। लेकिन इस दोनों ही लॉ को अगर देखें तो एक लॉ ने जीवन दान दिया और एक लॉ ने समाज में वापस से विडो को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो वहां पर फीमेल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनकी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो खुद के लिए आज़ाद डिसाइड कर सके कि उन्हें लाइफ में या अपने लिए क्या चाहिए। हम अगर फीमेल एम्पावरमेंट को एक अलग डायमेंशन समझने की कोशिश करें
तो एक एलपीजी सिलेंडर जो हमारे देश में उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से चल रही है, एक एलपीजी सिलेंडर भी महिलाओं के जीवन में एक एम्पावरमेंट ला सकती है। हम उसके कुछ पॉइंट्स या फीचर्स को समझते हैं। एलपीजी आ जाने से अब महिलाओं को क्लीन फ्यूल मिलता है, जिसके वजह से इंडोर स्मोक एंड पॉल्यूशन कम होता है, बेटर हेल्थ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि लिखा है, हेल्थ इंप्रूव्स विद क्लीनर कुकिंग एनवायरनमेंट। साथ में क्लीन फ्यूल सेव सिग्निफिकेंट कुकिंग टाइम, क्योंकि बाकी जो ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल मेथड्स में उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। डोमेस्टिक वर्कलोड बिकम्स लाइटर। फायर वुड कलेक्शन नीड्स रेड्यूस्ड विद क्लीन एनर्जी अडॉप्टेशन। पहले फायर वुड कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में जाना पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगती थी। साथ में क्लीन फ्यूल्स फ्री मोर पर्सनल टाइम फॉर वुमेन। तो एलपीजी गैस सिलेंडर ने भी वुमेन एम्पावरमेंट में रोल प्ले किया। तो हम कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्टेक्स्ट को जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक सोसाइटी के लिए किस रूप में चैलेंजिंग है या किस रूप से सोसाइटी को और बेटर प्लेस बना रहा है। अब आती है बारी सिलेबस की। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, आप यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ना शुरू करोगे तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट स्टडी द सिलेबस। तो हम सबसे पहले सोसाइटी के सिलेबस को स्टडी करेंगे। सिलेबस में है salient feature of Indian society, diversity of India, role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism। यानी सोसाइटी में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हमारे पढ़ने का पैटर्न, स्टाइल, यानी किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने का स्टाइल क्या होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी से। और जो भी टॉपिक जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे सोसाइटी के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे। एज सच अगर हम प्रीलिम्स में बात करें तो सोसाइटी से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इट कैन बी रिलेटेड टू सर्टेन प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इसमें मेंस में इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो हम मेंस के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और जब हमने जो भी टॉपिक एनसीईआरटी से चुना है, पहले हम उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को देखेंगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करूँगा, विच इज़ सोसाइटी इन इंडिया बाय मिस्टर राम आहूजा। जो भी टॉपिक आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज जब आपने देखें, उसके बाद जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। अब चूंकि सोसाइटी एज अ टॉपिक डायनामिक है, क्योंकि सोसाइटी में निरंतर चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उसके साथ योजना, कुरुक्षेत्र और न्यूज़पेपर भी इनकलकेट करेंगे। योजना और कुरुक्षेत्र मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ही पब्लिकेशंस हैं। कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र मैगजीन बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों की, एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सक्लूसिव बुक्स है, जहां पर आपको वहां पर प्रोग्रेसिव चीज़ें जो हो रही हैं, जो चैलेंजेस को सर्व किया जा रहा है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। और योजना मैगजीन, जैसा कि नाम है, जितनी भी गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं, जो नए चैलेंजेस को सॉल्व किया जा रहा है, उस पर आपको एक आइडिया मिलेगा। और जो भी गवर्नमेंट के नए सेंसेस या सर्वेज या रिपोर्ट्स या पॉलिसीज आ रही है, वो आप न्यूज़पेपर से कोलैट कर लेंगे और ये आपको हेल्प करेगी और आपको एक आइडिया भी मिलता रहेगा, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि इनमें से कौन सा कंटेंट आपको अडॉप्ट करना है और आंसर में इनकलकेट करना है। अपने बुक्स, न्यूज़पेपर प्रिपरेशन के साथ ही हम कुछ ऑनलाइन मीडियम भी चूज करेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर आप जाएंगे। वहाँ पर आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, बहुत सारे रिपोर्ट्स, पॉलिसीज मिलेंगे, जिससे आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। साथ में यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट रिपोर्ट, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्या इंडिकेटर्स हैं उसके, क्या भारत की रैंकिंग है, क्या चैलेंजेस हैं, वो सब वहाँ मिल जाएगा। नीति आयोग के वेबसाइट को जब विजिट करेंगे तो कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कितना टारगेट अचीव हुआ, कितने बजट अलोकेट हुए हैं, सारा डिटेल्स। और विकास पीडिया एक एक्सक्लूसिव पोर्टल है गवर्नमेंट का, जिसमें हर एक सेक्टर में कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, उसके क्या एम्स हैं, क्या टारगेट है, ये पूरी क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आप बुक्स, न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम के साथ अगर आप चलेंगे तो आपकी सोसाइटी की प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में हो रही होगी। अब जब आप अपनी प्रिपरेशन सोसाइटी में शुरू करोगे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एनसीईआरटी से शुरू करो, क्योंकि इसका लैंग्वेज ईजी है,
लूसिड है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, एक्सपर्ट्स द्वारा लिखा गया है, एग्जाम भी गवर्नमेंट का है और पब्लिकेशन भी गवर्नमेंट का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका पूरा सिलेबस है उसकी सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो आपके एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर टोटल आपको 7 एनसीईआरटीज पढ़ने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है और एज सच आपने सोसाइटी से रिलेटेड अभी कुछ समय से कुछ नहीं पढ़ा है एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपको केवल क्लास 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, बिकॉज दिस इज मस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ यूपीएससी सिलेबस। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं कि हर एक एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टार्टिंग विद क्लास 6 एनसीईआरटी। अगर हम क्लास 6 की एनसीईआरटी देखें तो अपने सिलेबस की फर्स्ट वर्ड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में दिया गया है। साथ में व्हाट इज गवर्नमेंट, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पंचायती राज, ओके, देन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर पूरे फंक्शंस पता चलेंगे। अब देखते हैं कि 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर बताया गया है कि इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में किस तरीके से मैनिफेस्ट यानी कि प्रैक्टिस किया जाता है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो किस तरीके से इसको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की, ताकि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी स्टैब्लिश कर सकें। और साथ में यहाँ पर गांधी जी के भी कुछ कोट्स लिखे हुए हैं और इस तरह से डायग्राम भी दिए गए हैं, ताकि आपको इंडियन सोसाइटी के ग्रास रूट लेवल चैलेंजेस और किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारे चैलेंजेस को एलिमिनेट करने के लिए पूरा संविधान लिखा गया। अब हम बात करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी। इसके कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे से फॉर एग्जांपल इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, गवर्नमेंट वर्क्स। ये चैप्टर जो यूनिट 3 है जेंडर, इसमें हम बात कर रहे हैं ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, देन अंडरस्टैंडिंग द मीडिया, मार्केट अराउंड अस, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इस बुक में देखोगे तो इसमें मेंशन है वुमेन्स मूवमेंट, कि किस तरीके से वुमेन्स ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया और अपने राइट्स के लिए लड़ा और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी डेवलप की। उसी के साथ यहां पर बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा खुद को अमेंड करता रहा ताकि वो डेमोक्रेसी और इगैलिटेरियन सोसाइटी को और बेटर मीनिंग दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छी लाइफ, एक इगैलिटेरियन लाइफ दे सके। तो ये सारा पर्सपेक्टिव आपको इस एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी एज ए सब्जेक्ट डायनामिक है, तो हमें खुद को अपडेटेड रखना है। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया जिसमें बात कही गई कि गवर्नमेंट लॉन्चेस 100 डे चाइल्ड मैरिज फ्री भारत कैंपेन। हम आगे पढ़ते हैं। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ऑन थर्सडे सेड चाइल्ड मैरिजेस snatches childhood away from daughters and pushes them towards early maternity and unimaginable suffering। इसीलिए हमें चाइल्ड मैरिज के लिए जीरो टॉलरेंस रखना है। और उन्होंने ये तक कहा कि इवन 1 चाइल्ड मैरिज इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अस, यानी गवर्नमेंट चाइल्ड मैरिज के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है। इतना ज़्यादा एम्फेसिस है टू एंड चाइल्ड मैरिज। तो अब हमें पढ़ना है कि चाइल्ड मैरिजेस के लिए हमारे देश में कौन से पॉलिसीज़ हैं, क्या लॉ सिस्टम है, किस स्टेट में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, उसके क्या रिपरकशंस हैं। जब हमें पूरा एक मल्टीपल डायमेंशन समझ में आएगा, देन वी विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर फॉर्मेट कि चाइल्ड मैरिजेस पे गवर्नमेंट इतना ज़्यादा क्यों एम्फसाइज कर रही है कि इसको कंप्लीटली हमारे देश से इराडिकेट करना है। हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों हमें सोसाइटी के टॉपिक को मल्टी डायमेंशनल तरीके से समझना है। मेंस का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। एक्सक्लूसिव सवाल पूछा गया। अगर हम एनसीईआरटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें, न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स इन सबको पढ़ें, तब हम एक आंसर क्रिएट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की, मैरिटल एंड डोमेस्टिक वायलेंस, एकेडमिक एंड करियर प्रेशर, देन साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया स्ट्रेन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, लिमिटेड ऑटोनॉमी,
sexual violence and stigma, mental health and neglect. Because of all these factors, women in India suicide rates are increasing. तो इसी तरीके से जब हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से पढ़ेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम के हम ग्रास रूट या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्लास 8 के एनसीईआरटी में हमें क्या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्युलरिज्म, राइट। उसके बाद पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, किस तरीके के सोसाइटी में जो भी नेगेटिव साइड हैं या जो भी चीज़ें जो इक्वालिटी को चैलेंज करती हैं उन सब के लिए किस तरीके से लॉ बनाया गया। देन द रोल ऑफ जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, लॉ एंड सोशल जस्टिस। इसके कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने सेकुलरिज्म के डेफिनेशन को पढ़ा है, लेकिन इस एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम दी स्टेट। तो जो सेकुलरिज्म का मेन पिलर है उसकी स्टैब्लिशमेंट क्यों ही ये इसमें दिया गया है। देन द रोल ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। तो यहां से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब हम बात करते हैं वो एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है, दैट इज फ्रॉम क्लास 11। इसमें हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन, social change and social order in rural and urban society, environment and society, introducing Western sociologists and Indian sociologists. So you have a greater idea of Indian society as a whole. 11th क्लास की इस NCERT अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में आपको एक यूनिक एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, that how environment also plays a role in the society. Say for example, एक ऐसी जगह है जहां पर वाटर स्केर्सिटी है। Now the people who have resources, जो ट्यूबवेल लगा सकते हैं, जिनके पास खुद का वेल है, दे हैव अ बेटर लाइफ देन द पीपल जिनके पास पैसे या रिसोर्स नहीं है ताकि वो वाटर स्कैरसिटी को किसी और माध्यम से फुलफिल कर सकें। सो यहां पर आप देखोगे कि वो चैलेंजेस की हाउ एनवायरमेंट और ज्योग्राफिकल कंडीशन इज क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन दी पीपल। Then we'll go to next 11th class introducing sociology, जिसमें हम sociology and society terms, concepts की बात करेंगे। Understanding the social institution like family, marriage, kinship, फिर culture and socialization, and then certain research method। इस NCERT में आप देखोगे कि किस तरीके से society as a subject different discipline यानी different subject से connected है, as in sociology and economics, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। यहां पर आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच समझने को मिलेगा। क्लास 12 की इस एनसीईआरटी दैट इज इंडियन सोसाइटी में हम पढ़ेंगे इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, उसकी कंटिन्यूटी एंड चेंज, द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, पैटर्न्स ऑफ सोशल इक्वालिटीज एंड एक्सक्लूजन, द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इस एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। इस एनसीईआरटी में हमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर को पढ़ने का मौका मिलेगा। ये भी जानने को मौका मिलेगा कि इंडिविजुअली उन्होंने क्या फेस किया था अपनी लाइफ में, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरीके से अपने लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और इन्होंने समाज में किस तरीके से सोशल रिफॉर्म लाए और उन्होंने क्या क्या किया। तो एक आपको यहाँ पर अप्रोच देखने को मिलेगा कि व्हाट सोसाइटी वाज देयर इन इंडिया एंड हाउ दीज सोशल रिफॉर्मर brought new equality in the society, a new society in which everybody had an opportunity to grow. Then we have a 12th class NCERT, which is social change and development in India. This will talk about structural change, cultural change, the constitution and the social change, how the constitution is playing a role, then change and development in rural society, change and development in industrial society, globalization and social change, जो हमारे टॉपिक में भी है, सिलेबस में भी है, mass media and communication, सोशल मूवमेंट्स। सो दिस यू विल लर्न इन 12th क्लास एनसीईआरटी। अब स्टूडेंट, आप जब ये एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर्स, ये रिपोर्ट्स, सर्वेज, ये जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप होता है एंड देन यू कैन आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टेक दिस एज एन एग्जांपल। जैसे ये मेंस का क्वेश्चन है, इंटर कास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड to some extent, but this is less true of inter-religious marriages discussed, right? Then globalization has increased urban migration by skilled young unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with the family? So in this class itself हम पहले abolition of sati और widow remarriage की बात कर रहे थे, and now you see
in the modern society the challenges of women has changed. Hence that is why society एक dynamic subject है और हमें अपने स्टैटिक नॉलेज के साथ जो करंट डायनामिक कंटेम्पररी इश्यूज हैं उसको भी खुद को अपडेटेड रखना है। अब हम समराइज करते हैं इस क्लास को। जैसे हमने समझा कि सोसाइटी एक डायनामिक सब्जेक्ट है और इसे हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के माध्यम से पढ़ना है। कॉज क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, रिपरकशंस क्या हैं, कौन से लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, कल्चरल इम्पैक्ट, सोशल, इकोनॉमिकल, सारे डायमेंशन से हमें पढ़ना है। और फॉरगेट रैंडम बुक्स एंड स्टार्ट विद दिस में अगले पार्ट 6 में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और अगर आप भी बिगनर हैं और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप अथर्व IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।